आज की क्लास में हम लोग एक ऐसे देश के बारे में पढ़ेंगे जो कि वर्तमान समय में विश्व के विकास में उसकी बहुत अहम भूमिका है। अगर वो देश से कुछ अपने तरफ से ऐसे कार्य ना किए होते तो आज पूरे विश्व की स्थिति कुछ और होती। तो बात आते हैं हम लोग जिसे माइनर एशिया कहा जाता है ना, उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, माइनर एशिया। माइनर एशिया यानी ये देश इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था कि एशिया का एक छोटा सा यानी उपभाग कहलाता है माइनर एशिया। इसी को हम लोग तुर्की भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तुर्की भी कहा जाता है, या इसी को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से अगर इसकी हम लोग तुलना करें तो कुस्तुबतूनिया एक स्थान था। कुस्तुबतूनिया, और जब टर्की ने कुस्तुबतूनिया पर अपना अधिकार कर लिया है तो इसने यूरोपीय देश को आने से यहाँ से रोक दिया था। ये कुस्तुबतूनिया का अधिकार करना लोगों को एक आवश्यकता पड़ी कि नए मार्गों की खोज करना। किसका हो जाएगा, नए मार्गों की खोज करना। और यहीं से भूगोल में एक नया अध्याय यानी जुड़ता है कि नए मार्गों की खोज तथा पुनर्जागरण काल जिसे कहते हैं लोग। यहीं से क्या होता है कि भूगोल में एक नया अध्याय आपका जुड़ करके आता है ये, ठीक, कि भूगोल में पुनर्जागरण कैसे हो रहा है। अब भूगोल में ही नहीं, हर विषय में पुनर्जागरण हुआ है, चाहे इतिहास में है, चाहे आपके समाजशास्त्र से रिलेटेड हो, या राजनीति शास्त्र से संबंधित हो, या साइंस से रिलेटेड हो। हर जगह पर क्या हो रहा है, पुनर्जागरण होता है ये। क्योंकि यहीं से जब नए मार्गों की खोज हो रही है तो लोगों के अंदर नई चेतना का विकास होता है, इनोवेशन होता है, नवाचार का विकास हो रहा है ये, ठीक है। यानी यहाँ से क्या हो रहा है, संचरण बहुत तेज़ी से होना शुरू हुआ। क्या हो रहा है, संचरण काफ़ी तेज़ी से हुआ। तो हो क्या रहा घटना, कुस्तुबतूनिया का टर्की का अधिकार और यूरोपियों का जो आवागमन का मार्ग था उसको रोक देना। तो इस तरह से इसे माइनर एशिया की संज्ञा दी गई है और इसी को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर इसके भू क्षेत्रों की बात करें हम लोग, भू क्षेत्र, तो इसका जो भू क्षेत्र है दो उपमहाद्वीपों के अंतर्गत आता है। 2% जो हिस्सा है वो यूरोप में आएगा और बाकी जो 98% है वो किसके अंतर्गत आता है, एशिया। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें कि वो कौन सा क्षेत्र है जो यूरोप के अंतर्गत शामिल है। तो उत्तर क्या होगा आपका, इस्तांबुल। उत्तर क्या होगा, इस्तांबुल। मानचित्र में अगर देखें तो ये वाला जो पोर्शन है
यही आपका है इस्तांबुल। इसको क्या नाम दिया गया है? इस्तांबुल नाम दिया गया है। इस्तांबुल। यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन आपका इतना इस्तांबुल के दक्षिण जो आपका रह जाता है, ये इसे नाम दे दिया जाता है मरमरा सागर। मरमरा सागर इसे। मरमरा सागर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर इस सागर में कोई आया तो बच के जाएगा ही नहीं, यानी वो 100% मारा ही जाएगा नहीं, क्योंकि इतना सकरा मार्ग है, निकलने का रास्ता है ही नहीं जल्दी। चाहे कोई बड़ा सा जीव आ जाए वो भी, या कोई जहाज आ जाए वो भी, ठीक। तो नाम भी इस तरह से देखिए मरमरा, तो ये याद करने का एक तरीका है। जैसे अब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई बच के जाएगा ही नहीं, मर जाता है इसलिए इसका नाम मरमरा रख दिया गया है, बस कि कोई जहाज आया तो वापस जाने का उसको मौका दिया ही नहीं जाएगा, इसलिए वो मर के जाना ही है, तो मरमरा आपको याद रहेगा यहाँ से, इससे रिलेटेड। इस्तांबुल की बात करें तो इस्तांबुल यहाँ पे मरमरा सी के पास ही स्थित यहाँ का प्रसिद्ध बंदरगाह भी है। यहाँ का प्रसिद्ध बंदरगाह। इसके ऊपर ये जो पोर्शन है ये आपका है काला सागर। काला सागर यहाँ पे है। काला सागर और मरमरा सागर को आपस में जोड़ने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है, वो वास्पोरस जल संधि है ना। कौन सा है? वास्पोरस जल संधि। और इसी प्रकार यहाँ पे एक सागर है एजियन सागर, है ना। मरमरा सागर के पश्चिम में अगर देखें तो एक सागर आपको यहाँ पे मिलेगा, उस सागर का नाम क्या है? एजियन सागर। एजियन सागर। इन दोनों सागरों को जोड़ने वाली एक जल संधि है डार्डानेल्स। डार्डानेल्स जल संधि। डार्डानेल्स जल संधि। जो दादा लोग होते हैं उनके जो नेल होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। क्यों होते हैं बड़े? बुढ़ापे के साथ साथ आंखों से दिखाई नहीं देता है, नहीं, पिक्चराइजेशन कर लीजिए बस, ठीक। दादा दादा को अगर हम देखें तो उनके साथ समस्या क्या होती है? यही होती है कि आंखों से कमज़ोर होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई नहीं देता है। या ये कह सकते हैं कि उनको यानी जो ब्लेड है, नेक कटर है, ये सब नहीं मिल पाता है। दूसरे के ऊपर डिपेंड, कोई मिल गया ठीक है कटवा लिए, नहीं तो क्या होगा? दादा का नेल्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहेगा। ये बुढ़ापे में मरणशील अवस्था में आ रहे हैं मरमरा, ठीक ना। बस ऐसे करके थोड़ा सा माइंड में सेट हो जाएगा। तो डाडा को याद करिए, डाडा का नेल्स, डाडा नेल्स, डाडा नेल्स, मरमरा सागर, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या है?
कि एजियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाला डार्डानेल्स जल संधि, और दूसरा क्या होगा, बास्फोरस जल संधि। पोरस, सिकंदर और पोरस की लड़ाई से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एशिया का प्रवेश द्वार, तो इसी रास्ते से कहीं ना कहीं क्या है, प्रवेश करना, ठीक। तो उससे क्या होगा आपका, बास्फोरस से जल संधि। एजियन सागर के साउथ में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा भूमध्य सागर। यहाँ क्या मिलेगा आपका, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के साथ में देखें तो ये आपको एक मिलेगा देश, क्या नाम है इसका, सीरिया। देखिएगा इस वाले मैप में आप लोग, टर्की, ये भूमध्य सागर, यहाँ पे आपका सीरिया। आईएस इस्लामिक स्टेट की समस्याओं से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित सीरिया। सीरिया के और थोड़ा सा साउथ में जाइएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको लेबनान, मिल गया, बिल्कुल छोटे छोटे हैं ये, लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत। और उसके दक्षिण में आइएगा, फिलिस्तीन या इजराइल। इजराइल में किस धर्म के लोग रहते हैं, तो हम लोग बात कर रहे थे कि इजराइल का जो प्रमुख धर्म है यहूदी, और उसी के संदर्भ में आपका जो क्वेश्चंस आया था वह था, उसी के संदर्भ में जो सबसे प्रमुख क्वेश्चन आया था कि पूर्व मध्यकाल का सबसे प्राचीनतम धर्म कौन सा था। उसमें आपका जो दिया गया था, मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म या पारसी धर्म या ईसाई धर्म या यहूदी धर्म। तो उत्तर क्या था उसमें आपका, यहूदी धर्म, जो कि इजराइल का ही है। तो यहाँ पे जो सीरिया है, सीरिया के पश्चिम में देखिएगा एक द्वीप नजर आएगा। क्या नाम है द्वीप का, बिल्कुल यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। चारों ओर से ये भूमध्य सागर से आपका ये घिरा हुआ है। और इस द्वीपीय देश का नाम है बच्चों साइप्रस। क्या है इसका नाम, साइप्रस। साइप्रस की राजधानी निकोशिया। साइप्रस। अब क्वेश्चन यहां से बहुत मजेदार आते हैं। 4 देश दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसी देश में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है या किसमें पाई नहीं जाती है, या इस तरह से दिया देशों का कूट दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा देश है जहां भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी, या किन की सीमा है जो भूमध्य सागर के साथ लगती है, किन की सीमा जो भूमध्य सागर के साथ है नहीं लगती है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट आपका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि टर्की के साथ साथ अन्य इसके साथ जो लगे हुए पड़ोसी देश हैं
उनसे यानी क्वेश्चन खूब उठा करके पूछा जाता है ये। ठीक, तो टर्की के साउथ में आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 4 प्रमुख देश मिलेंगे इसके साथ। नंबर 1 आपका सीरिया, नंबर 2 आपका लेबनान, और उसी के साउथ में आपका है इजराइल, और एक आपका है साइप्रस। इन चारों की सीमाएं भूमध्य सागर के साथ है लगती है, ध्यान रखिएगा। या इस तरह दे दिया जाएगा कौन सा है जो कि स्थल रुद्र देश है, कौन सा नहीं है। ये सब के सब क्या आपके स्थल रुद्र देशों की श्रेणी में नहीं आएंगे। ठीक, स्थल रुद्र देशों की श्रेणी में नहीं आते हैं ये। अब आते हैं इसके पश्चिम वाले पार्ट में, चलते हैं हम लोग, है ना, इसके पश्चिम में। तो इसके पश्चिम में आपका है एक गांठ पाई जाती है पर्वतों की, जिसे आर्मेनिया की गांठ कहते हैं हम लोग, है ना। इसे क्या के नाम दिया जाता है, आर्मेनिया। तो आर्मेनिया की सीमा, सॉरी पूरब है ना, यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र में आते हैं हम लोग। यहाँ इसके पूर्वी क्षेत्र में एक देश पड़ेगा, उसका नाम है आर्मेनिया। पूर्वी क्षेत्र में है आर्मेनिया। आर्मेनिया की राजधानी एरेवान, आर्मेनिया की राजधानी आर्मेनिया। और इसके इधर आपका जो काला सागर के साथ लगा हुआ है जॉर्जिया, जॉर्जिया। और इसके इधर जो आपका और पूरब की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे जो देश आता है अजरबैजान, क्या नाम है, अजरबैजान। और इसके साथ जो लगा हुआ आपका कैस्पियन सागर, और यहीं पे एक पर्वत की श्रृंखला पाई जाती है काकेशस पर्वत। याद आ रहे हैं सब चीज़ें, ठीक ना, काकेशस पर्वत। तो क्वेश्चन से एक और आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आया था कि आर्मेनिया की जो गांठ है, यहाँ से जो पर्वतों की उत्पत्ति हो रही है, आर्मेनिया की गांठ से क्या हो रही है, पर्वतों की उत्पत्ति। गांठ का मतलब देखिए क्या, बहुत अच्छा समझ सकते हैं आप लोग, जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गई, हल्दी की गांठ हो गई, अदरक की गांठ हो गई। उसको गांठ को क्या करते हैं हम लोग, खेत में बो देते हैं, और वहीं से क्या कई शाखाओं की उत्पत्ति हो रही है और उसी का विस्तार हो जाता है वो। इसी प्रकार है कि यहाँ पे एक गांठ के रूप में है, और यहीं से यानी इसकी शाखा है जो कि पश्चिम की ओर जा रही है, पर्वतों की जा रही है, किसकी, पश्चिम की ओर जाती है। ठीक, तो यहाँ से आर्मेनिया की गांठ से कई पर्वतों की श्रृंखला यानी उत्पत्ति हो रही है। इन्हीं में से अगर पर्वत की बात करें हम लोग, तो एक है आपका एंटी पर्वत। एक कौन सा पर्वत है, एंटी पर्वत। और एक आपका है टॉरस पर्वत। मानचित्र में देखिएगा ऐसे, ये टॉरस पर्वत, और उत्तर में आपका है एंटी पर्वत आपका आएगा, पॉन्टिंग भी है, पॉन्टिंग पर्वत, सॉरी, एंटी पॉन्टिंग करके, है ना। तो यहाँ पे एक आपका है साउथ की ओर आपका है टारस पर्वत। टारस पर्वत। और दूसरा आपका है पॉन्टेन पर्वत, उसी को एंटी पॉन्टिंग भी कहते हैं, है ना, एंटी अपोजिट। पॉन्टिंग पर्वत। पॉन्टिंग पर्वत। इन दोनों पर्वतों के बीच में
एक सबसे प्रमुख पठार आपका विषय है, कई बार क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये अनातोलिया का। कौन सा पठार है? अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार। और जब हम लोग पठारों के प्रकार की बात करते हैं, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, तो ये किस प्रकार का पठार का उदाहरण है? तो उत्तर क्या होगा? अंता पर्वतीय पठार। क्या होगा? अंता पर्वतीय पठार। खूब एग्जाम्पल मिलेंगे इसके, अंता पर्वतीय पठार का ये प्रमुख एग्जाम्पल। और इसी अंता पर्वतीय पठार का आधार बना करके एक महोदय थे जिन्होंने पर्वतों की उत्पत्ति का सिद्धांत दे दिया। तो क्या नाम था उनका? कोबर। कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत आता है। कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत। जब भूसन्नति का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका खूब एग्जाम्पल यानी करके पूरा देखा जाएगा, पूरा एग्जाम्पल हम लोग इसका एडॉप्ट करेंगे। ये भूसन्नति शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम विद्वान कौन था? वेरी गुड, हॉल और डाना ने किया था ये, ठीक है ना। वहाँ पे कोबर मत लगा दीजिएगा, ठीक। किसने किया था? हॉल और डाना ने किया था ये। तो इसका जो पूर्वी क्षेत्र है वो सब का सब कैसा है? पर्वतीय व पठारीय है। ये पूर्वी क्षेत्र कैसा है? पर्वत व पठारीय है। पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र भी है आपका, ये है ना। मरुस्थल काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। इसका जो पश्चिम वाला क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है कहाँ पे रहेगा? कि पश्चिमी क्षेत्र में आएगा। तो कहा जाता है कि मनुष्य के जो वास स्थल होते हैं वो क्या होगा? उसकी स्थल की संरचना उसको यानी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। यहाँ पे जो जलवायु पाई जाएगी वो कौन सी जलवायु पाई जाएगी? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी? भूमध्य सागरीय जलवायु क्यों पाई जाएगी? क्योंकि ऐसे देश जिनकी सीमा भूमध्य सागर के साथ लगती है वहाँ पर यानी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाना उसका मूल विशेषता होती है। इसके अलावा विश्व में और भी पाए जाएंगे, लेकिन वो भूमध्य सागर से हट करके हैं। वो कहाँ मिलेंगे आपको? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मिलेंगे। और दूसरा क्या होगा? मध्य अक्षांशीय क्षेत्र मिलेंगे, ठीक। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीपों का पश्चिमी भाग। इस जलवायु की विशेषता क्या हो रही है? वर्षा कब होती है? शीतकाल में, है ना। वर्षा कब हो रही है? शीतकाल में। वर्षा कब होती है? शीतकाल। यानी यहाँ का जो ग्रीष्म ऋतु होगी वो कैसी होगी? ड्राई होगी। ग्रीष्म कैसा होगा? शुष्क होगा। और कोपेन ने, है ना, कोपेन महोदय की बात करें हम लोग तो भूमध्य सागर के जो जलवायु क्षेत्र हैं उसी को जो डिनोट किया था, है ना। तो एक तो मध्य अक्षांश ले लिया था उसने, तो मध्य अक्षांश को उसने किस अक्षर से डिनोट किया था? कैपिटल सी। ध्यान रखिए, मध्य अक्षांश को किससे डिनोट किया था? कैपिटल सी। या ये कह सकते हैं कि जो मध्य अक्षांश में जो टेम्परेचर पाया जाएगा ना तो ज़्यादा
अधिक पाया जाएगा ना ज़्यादा कम होगा। एक क्या होगा, मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है, मॉडरेट यानी टेम्परेचर पाई जाएगी। और ये जो टेम्परेचर के आधार पर वनस्पतियों का वर्गीकरण था, किसने किया था? कैंडोल ने किया था। किसने किया था? कैंडोल ने किया था। फिर ये क्या बता रहे हैं कि जो समर यानी कालीन क्या हो आपका, शुष्क हो, और आर्द्रता किस में हो, विंटर में हो, तो उसी को यानी नाम दे दिया था उन्होंने CS कर दिया गया था, स्मॉल s। तो s का मतलब क्या होगा, समर ड्राई और विंटर क्या होगा, आर्द्र, वेट होगा, है ना। विंटर क्या होगा आपका। तो इस प्रकार यहाँ से एक क्या निष्कर्ष में आता है कि टर्की में कौन सी जलवायु पाई जाती है, CS प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हो सकता है बाय द वे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे कि आप लोग इसको जान रहे हैं कि यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जा रही है, नो डाउट, लेकिन उसको भूमध्य सागर ना दे करके कोपेन का अक्षर का प्रयोग कर दे, तब क्या करेंगे? क्यों हैं? दे दिया जाएगा कि यहाँ पे बताइए कि CS जलवायु पाई जाती है कि CW पाई जाती है या क्या था, और CS CW और एक है? नहीं, एक जो समर में वर्षा होती है, CS, एक CW विंटर ड्राई होता है आपका, और एक क्या था, चीन, नहीं, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश को क्या नाम दिया था इन्होंने? चीन तुल्य CS CW अच्छा नाम था, देखिए, चीन तुल्य जलवायु को क्या नाम दिया था? नहीं, CW तो यूरोप तुल्य है आपका। CW क्या था आपका? यूरोप पे तुल्य थे। नहीं, सॉरी, CW को करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, विंटर ड्राई होगा, है ना, विंटर ड्राई। ये आपका चीन तुल्य, सॉरी, ये चीन तुल्य जलवायु है ना। ये CF है ना, CF को क्या नाम दिया था इन्होंने कि सालों साल आर्द्रता होगी। अब ऐसे नाम दे दिया जाएगा कि ये बताइए कि टर्की में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाएगी। ऑप्शन दे देगा, CS प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, CW प्रकार की पाई जाएगी, कि CF प्रकार की पाई जाएगी, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त तीनों। तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? यहाँ पे CS प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। CF में क्या होता है कि वर्षा यानी पूरे साल होती है, और जब वर्षा पूरे साल होती है, आर्द्रता, इसी को यानी क्या नाम दिया था, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश। क्या नाम दिया था? पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश। और CW को क्या नाम दिया था? विंटर यानी क्या होगा, ड्राई, और वर्षा कब होगी, समर में होती है। वर्षा कब होती है? समर में होती है, और इसे नाम दिया जाता है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक, चलिए, तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ की जलवायु यानी कैसी होगी। ठीक, अब बात आती है कि जो ये टारस पर्वत है आपका, है ना, और जो पॉन्टिंग पर्वत है, ये टारस और पॉन्टिंग, ये किसकी शाखाएं हैं? तो उत्तर क्या बताएंगे? आर्मेनिया की गांठ का है। किसके हैं? आर्मेनिया की गांठ। फिर बात आती है, जो अगला क्वेश्चन है कि आर्मेनिया की गांठ किस समय की पर्वत है ये? तो उत्तर क्या होगा आपका? टर्सरी काल की है। किसकी है? टर्सरी टर्सरी काल के ये पर्वत पाए जाते हैं। तो वही आपके जो अल्पाइन युग की बात आती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, इसके एक भू क्षेत्र के बारे में भी क्लियर हो गया कि कैसा यहाँ का भू क्षेत्र है, और दूसरा यहाँ के क्लाइमेट के बारे में पता चल गया। अब यही भू क्षेत्र और क्लाइमेट होगा
जो कि यहाँ के मानव भूगोल की आधार की रूप रेखा बनेगी। मतलब अब आते हैं हम लोग कि यहाँ के वनस्पतियों की बात करें। हम लोग किसकी बात करें? वनस्पतियों। तो कैसी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी? भूमध्य सागर में जो पाई जाने वाली वनस्पतियाँ कैसे होते हैं? खट्टे रसेदार फल। कैसे होते हैं? खट्टे रसेदार फल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अंगूर, संतरा, नींबू, अनानास, ये सब चीज़ें यानी है ज़्यादातर ये सब पाए जाते हैं, है ना। हाँ, आलू बुखारा भी सही बात है। ठीक, हाँ, नहीं, लीची नहीं है। ठीक, खेती की बात करें हम लोग, तो खेती में ये लोग क्या करेंगे कि एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। ये लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या करेंगे? पशुपालन भी करेंगे। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे खजूर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। खजूर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि खजूर जो है आपका ये पूर्वी क्षेत्र जो मरुस्थल है, जहाँ पे वर्षा नहीं हो पा रही है, वहाँ पे क्या है? खजूर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। तो अच्छे किस्म के जो खजूर होते हैं वो कहाँ मिल रहे हैं? आपके इस क्षेत्र में मिलते हैं। ये एक चीज़ और है, यहाँ पे जैतून का उत्पादन बहुत ज़्यादा करता है। ये किसका करता है? विश्व का सबसे ज़्यादा जैतून उत्पादन करने वाला देश। इंग्लिश में क्या कहते हैं जैतून को? जैतून को इंग्लिश में ओलिव पर क्या है क्या कुछ ऐसे? ओलिव क्या नाम है इसका? जैतून बच्चों के मसाज के लिए बहुत ज़्यादा आजकल आ रहा है। जैतून खिलाया भी जाता है। जैतून महात्मा गांधी हैं जैतून की रोटी, जैतून रोटी में जैतून यानी लपेट कर नमक छिड़क करके। हाँ, ऑलिव ऑयल ना, ऑलिव ऑयल, ठीक ना। महात्मा गांधी की जो हड्डियाँ इतनी ज़्यादा मजबूत थी, उसके पीछे रीज़न यही था कि जैतून काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। बताया जाता था जेल में जब जाते थे तो जेल में अपने साथ यानी बस 1-2 बोतल लेकर के चले जाते थे। अब हैं? हाँ, अरे जैसे छोटा बच्चा नहीं होता है, तो याद करिए अपने बचपन के समय में जब कुछ नहीं मिलता था तो सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल दिए और हल्का सा प्याज, बहुत अच्छा दोपहर का भोजन, इतना बढ़िया गर्मियों में हो जाता था, पूछिए मत। नहीं, सब ऐसी बात नहीं है। अब फास्ट फूड सब आ गया है, बच्चों का आया सीधे कहते हैं चलो अच्छा दुकान पे चले जाओ ये ले लो, है ना। ठीक, तो अब चूँकि सरसों इतना ज़्यादा महंगा हो गया है तो क्या करेंगे। नहीं तो छोटे बच्चों को देखिए क्या आता है कि सरसों को पीस करके उसका मालिश करना, स्पाइन इतना ज़्यादा उसका मजबूत कर देना। ठीक, सरसों का तेल को यानी खिलाना पिलाना। आजकल की माएँ कहाँ हैं? सिलबट्टा तो कभी हाथ से उठाएंगी नहीं, तो बात ही छोड़िए फिर उसको, है ना। तो अब दे दिया जाए कि वर्तमान समय में या आने वाले धीरे धीरे जो हमारी जो सभ्यता है या परिवार है वो इमोशनल विहीन होता चला जा रहा है। सही बात है कि गलत है ना? तो उसके पीछे रीज़न क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में देखिए इक्का दुक्का ही कोई बच्चा यानी नज़र आएगा, 100 में से 2-4 बच्चे ही नज़र आएंगे जिनके यानी सरसों के तेल से मालिश हो रही है, बुकवा जिसे कहते हैं हम लोग, पीस करके जो किया जाता है। वो सब है ही नहीं, सब कल्चर है ना। क्योंकि एकाकी परिवार, दादी माँ होती थी तो दादी अम्मा क्या करती, वो सब यानी काम करती थी सब चीज़ें। अब एकाकी परिवार हो रहा है तो वो सब चीज़ें यानी विहीन हो जा रहा है सब चीज़ें। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग खो रहे हैं अपने कल्चर से। हैं? अब वो तो देखिए अपने ऊपर है कि अपनापन किससे आता है ना। अपनापन किससे आता है? क्योंकि आपके बच्चे आपके घरों में जब देखते हैं बच्चा, जो आपका बच्चा जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, जब वो सीखता है कि छोटे छोटे बच्चों का मालिश कैसे किया जाता है और मालिश करने के बाद वो कैसा यानी पुरस्कार दे रहा है, यानी एक दादी अम्मा सेवा भी कर रही है नहीं,
और उसके बाद क्या करा, लात से यानी मार भी रहा है। यही सेम कंडीशन क्या होता है बुढ़ापे में, यानी हम लोगों की अवस्थाएं में होगी। हम लोग अपने माँ बाप की खूब सेवा करेंगे, दादा दादी की, उसके बावजूद भी क्या उनकी बातें सुनेंगे, क्यों? क्योंकि बचपन में हमने वैसा किया है। और उसी तरह से अवस्था भी हम लोगों की वैसी होनी है। ये तो एक बच्चा जब ये सब संस्कार जब सीखेगा सारा चीज़, तो वो क्या है आने वाले समय में क्या होगा, अपने माँ बाप की भी उसी तरह से सेवा करेगा। कि ये क्या है, ये कल्चर है, ये आपका नेचर है, ये प्रकृति है, ये ऐसा स्वाभाविक है। जिस तरह से एक बच्चे का जन्म अवस्था का होता, वैसे क्या होगा इंसान का अंत भी उसी तरह से होना है, ये है ना। तो कहा जाता है कि किसी चीज़ को यानी ज़्यादा ज्ञान मत बांटिए, कहने की बात नहीं है, सामने उनके सामने रिप्रेजेंट करिए, और रिप्रेजेंट करके बच्चा खुद सीखेगा, वो उसके अंदर क्या होगा सबसे मेन धारणा होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक ना। तो आ रही थी बात है गांधी जी की बात। तो गांधी जी जैतून, विश्व का सबसे ज़्यादा जैतून उत्पादन करने वाला देश कितना है आपका, यही आपका टर्की है। 82% अकेले कर रहा है, ये 82% है लगभग, ये अकेले कर रहा है ये। और इसके अलावा देखा जाए कि विश्व का लगभग अंगूर की खेती बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, अंगूर की खेती 80% यानी यहाँ पे अंगूर उत्पादन, ठीक, सब निर्यात कर देता है मैक्सिमम। ये अंजीर बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है, ये अंजीर आप लोग देखेंगे गोल गोल सा रिंग टाइप का, है ना, बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व होता है ये अंजीर। मतलब टर्की से इतना आसान पंगा लेना नहीं है, क्योंकि प्रकृति ऐसी ऐसी चीज़ें इसको दे रही खाने के लिए, है ना। अंजीर हो गया, जैतून हो गया, और आपका अंगूर, अंजीर, जैतून, अंगूर हो गया। इसके अलावा खजूर हो गया। ये सब पौष्टिक तत्व क्या हम लोग खोज रहे हैं आजकल। हैं चीनी बना रही है, हाँ चलो, है ना। तो ये सब चीज़ें पौष्टिक तत्व यानी यहाँ पे मिल रहे हैं। और उत्तर क्या है, यहाँ का जो नेचुरल यानी जो क्लाइमेट है वो यानी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस आपका है, इसी के यानी पार्ट में होता है पूरा का पूरा ये, ठीक। देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा कटा फटा तट है, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमारे पंजा, ये इलाहाबाद में इसका सिलेबस में रखा गया था, टर्की का भूगोल रखा गया था BA सेकेंड ईयर में, पहले रहता था, अब पता नहीं अब इस समय तो नहीं होगा, है ना। हाँ, रेत की तरह, आरी की तरह, है ना, हाँ अरेत, है ना, उसी तरह है। तो अब इसका जो मानचित्र बनाना पड़ता था, अब शुरू में आए थे, है ना, मैथमेटिक्स से पढ़ा हुआ था, भूगोल वूगोल जानबे नहीं करते थे सब क्या चीज़ है, ठीक। तो बहुत अच्छा तरीका था कि हाथ को ऐसे रख लेते थे और फटाफट इसको ऐसे बना लेते थे, क्योंकि बताया जाता था कि सीनियर लोग बताते थे कि मैपिंग यानी कुछ हम बना दिया करिए, नंबर अच्छे मिलते हैं ये, है ना। तो उसी पंजे के आकार का ये है, देखिए पूरा वाला बिल्कुल इस तरह से बहुत ज़्यादा कटा फटा, इसी कटे फटे तट पर यानी ये खेती बहुत ज़्यादातर मात्रा में की जाती है, यही कारण इनका उत्पादकता बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा देखिए ये एग्रीकल्चर जो करते हैं कैसी मिश्रित कृषि प्रधान अवस्था है, कैसी है मिश्रित। मिश्रित का मतलब क्या होता है कि खेती के साथ साथ पशुपालन, और पशुपालन में देखा जाए तो मूल रूप से इनका जो है भेड़ और बकरी। बकरी की एक इनकी जो प्रजाति पाई जाती है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अंगोरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, है ना, अंगोरा प्रजाति। अंगोरा, ठीक। अंगोरा की बताते हैं कि जो ऊन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, है ना, इसका ऊन यानी यहाँ पे क्या होगा, ऊन से रिलेटेड साल और कंबल उम्बल इनका यानी व्यवसाय ये मूल रूप से ये है ये। तो इनकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा एक आय का ये सब साधन यानी बन जाता है ये। इसके पश्चिमी भाग में एक घाटी पाई जाती है, इजमिर की घाटी। देखिए नज़र आ रहा है कहीं पे, इजमिर छोटा सा है वैसे नज़र तो नहीं आएगा, है ना। इजमिर घाटी ये पश्चिम भाग में है, बिल्कुल तट पे है इजमिर की घाटी। कहाँ मिला इजमिर की घाटी, दिखाइएगा मानचित्र में। हाँ हाँ ले आइए इजमिर, ये मानचित्र में दिखाइए यहाँ पे बिल्कुल ये टर्की का है, यहाँ पे आपको इजमिर
यहाँ पे बिल्कुल इजमिर, यानी इसका लोकेशन देखा जाए तो इस जगह पे मिलेगा, इजमिर की घाटी। इजमिर नाम का यहाँ पे शहर भी है, और इस शहर का जो मुख्य रूप से देखा है तो ये क्या है कि औद्योगिक प्रधान क्षेत्र है, उद्योगों का विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ है ना, यहाँ पे उद्योगों का विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे अफीम की भी खेती की जाती है इजमिर की घाटी में ही। किसकी खेती की जा रही है? अफीम। एक और स्थान है जो महत्वपूर्ण है, आक्यू। आक्यू और इसी आक्यू क्षेत्र से विश्व को यानी डरा दिया इसने। विश्व को डरा देना मतलब क्या हुआ? अमेरिका को डरा दिया। बताया जाता है कि आक्यू में इसने अपना परमाणु संयंत्र केंद्र, ऊर्जा का केंद्र स्थापित किया है। तो परमाणु हथियार से रिलेटेड ये भी अपना परिपूर्ण एक, ठीक ना। तो इस प्रकार आक्यू यानी एक महत्वपूर्ण इसका क्षेत्र है ये। तो ये इसकी यानी संपन्नता का सबसे मूल यानी एक कारण बनता है ये, ठीक। अंकारा की बात करें तो अंकारा यहाँ की राजधानी है ना, जो कि मध्य क्षेत्र में आपका अनातोलिया का पठारी क्षेत्र है, उसके पूर्वी भाग में आपका ये स्थित है अंकारा। यहाँ पे अंकारा इसकी राजधानी है। परिवहन की बात करें हम लोग तो परिवहन इतना ज़्यादा विकसित नहीं है ना। इसका जो कि पश्चिमी भाग कैसा पूरा का पूरा पर्वतीय पठारी है, वहाँ पे पर्वतों यहाँ पे परिवहन डेवलप हो ही नहीं पाएगा। परिवहन कहाँ पे है? वो भी आपका पूर्वी क्षेत्र में है। ज़्यादातर जो अपना ये प्रयोग करता है भूमध्य सागर के क्षेत्र में, यानी नाविक का प्रयोग ये ज़्यादा करता है ये, ठीक है। हाँ सॉरी, हाँ पश्चिम है ना। इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? इसमें आप लोग फंस जाएंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ का सबसे बड़ा नगर बताइए कौन सा है, सबसे बड़ा सिटी कौन सा है, तो अब किसको बताना चाहेंगे? अंकारा को क्या उत्तर लगाएंगे आप लोग? हैं? अंकारा जो इसकी राजधानी है, इसको उत्तर में लगाएंगे? अगर लगा दिए तो फंस गए, क्योंकि यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है कौन सा? इस्तांबुल। यहाँ का मेगा सिटी है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ का मेगा सिटी है ये। मेगा सिटी भी धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, परेशान मत रहिएगा। शुरुआत के 4 याद करवा दिए हैं, भारत के 6 आपको याद हो गए हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे आपको सब और सब याद होता चला जाएगा, ठीक। तो इस्तांबुल यहाँ का देखा जाए सबसे बड़ा नगर है। यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है लगभग 15 मिलियन है। कितनी है? 15 मिलियन है। 10 मिलियन से ऊपर जो आते हैं उसे क्या नाम दिया जाता है? मेगा सिटी कहते हैं। कौन सा भूगोलवेत्ता था जिसने मेगालोपोलिस से शब्द का प्रयोग किया था? जॉन गॉटमैन। किसने किया था? जॉन गॉटमैन। मेगालोपोलिस पुस्तक किसने लिखी थी? जॉन गॉटमैन। किसने लिखी थी? जॉन गॉटमैन। मम्फोर्ड है ना, मम्फोर्ड जो कि नगरों के विकास की अवस्था करते हैं। तो मेगापोलिस किस अवस्था में आता है? चौथी अवस्था है आपकी ये। नगरों के विकास की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है ये, ठीक। फिर मेगालोपोलिस के बाद नगर की कौन सी अवस्था आती है? टायरोपोलिस। और मेगालोपोलिस से पहले कौन सी अवस्था आ रही है? मेट्रोपोलिस। कौन सी है? मेट्रोपोलिस। सब याद करते रहिए सारी चीज़ें, ठीक ना। मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था?
जॉन गॉटमैन ही था। कौन था? जॉन गॉटमैन। अर्थ क्या होता है? तो यूनानी शब्द से लिया गया है, मेट्रो प्लस पॉलिस। मेट्रो मतलब क्या था? मात्र। पॉलिस मतलब क्या था? सिटी या नगर, यानी जो मातृभूमि होती है, जो शहर होता है, उसी को मेट्रोपोलिस नाम दिया गया है ये। ठीक, उसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है ये। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण हो गई इससे संबंधित हो जाती हैं। और इसी को आगे चल करके हम लोग अब नोट कर लेते हैं।